हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द सीजीपीएससी कोच। मैं रंजीत ताहिरी। आज मैं आप लोगों को आपके जो शिक्षक जो परीक्षा होने वाली है, शिक्षक और सहायक शिक्षक परीक्षा होने वाली है, उसके लिए जो विज्ञान का जो हिस्सा है उसमें स्पेशली फिजिक्स के हिस्से को मैं डिस्कस करूंगा। और उसमें हम लोग फिजिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक चालू करेंगे उसे कहेंगे हम ऑप्टिक्स, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। तो पहले यहाँ पर प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि प्रकाशिकी जो है वो वास्तव में किस चीज से संबंधित है। तो प्रकाशिकी मतलब लाइट, मतलब प्रकाश, मतलब आप विज्ञान का वह शाखा जो लाइट से संबंधित होता है या लाइट के बारे में या प्रकाश के बारे में अध्ययन करता है, उसे हम कहते हैं प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहते हैं। अब ये प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स जो है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक को कहते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स, एक को कहेंगे हम लोग यहां पर रे ऑप्टिक्स कहेंगे, जिसको कहेंगे किरण प्रकाशिकी। और एक होता है वेव ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स, जिसको कहेंगे हम लोग तरंग प्रकाशिकी। अब ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो है ये प्रकाश के अलग अलग गुणों के आधार पर इनको बांटा गया। जैसे इसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स में दो चीजों को पढ़ते हैं, एक को कहते हैं परावर्तन या जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसे कहते हैं हम लोग अपवर्तन, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन या अपवर्तन जिसे कहते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है कि सिर्फ अगर हम लोग किरण प्रकाशिकी के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ आप दो ही चीजों को, दो ही गुणों के बारे में बात कर सकते हैं। बाद में समय के साथ साथ यह देखा गया है कि प्रकाश और भी गुणों को बताता, प्रदर्शित करता है, जिसे हम किरण प्रकाशिकी से समझा नहीं सकते। फिर बाद में आया हम लोग का तरंग प्रकाशिकी। फिलहाल तरंग प्रकाशिकी जो है वो थोड़ा से हायर लेवल में उसको यूज किया जाता है, तो इसके बारे में अभी फिलहाल हम लोग बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे, इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं अपने किरण प्रकाशिकी वाले हिस्से से बात करते हैं हम लोग कि कैसे इसके बारे में डिस्कस करना हमने को और क्या पढ़ना है अपने को। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो हिस्सा चालू करेंगे वो होगा रिफ्लेक्शन या जिसे हम कहते हैं परावर्तन। रिफ्लेक्शन या जिसे हम कहेंगे परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या हम जिसे कहेंगे परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके लिए क्या होता है, कहीं से भी जनरली देखा जाए तो प्रकाश जो परावर्तित हर पृष्ठ से हो रहा है, आप भी मुझे जो देख रहे हैं ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हो रहा है। प्रकाश की किरणें मुझ पर आपतित हो रही हैं और ये प्रकाश में से परावर्तित होकर आप तक पहुंच रही है। अगर मैं प्रकाश को परावर्तित ना करूं तो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, मैं पूरे काले रंग का दिखाई दूंगा, मुझे दिखूंगा ही नहीं मैं इनफैक्ट। ठीक है, तो ये प्रकाश का बड़ा अच्छा चीज होता है। ये प्रकाश परावर्तन हर चीजों में हो रहा है। हर वो चीज जिसे आप देख पा रहे हैं वो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, और हर वो चीज जो आपको काला गहरा दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब प्रकाश वहां से वापस ही नहीं आ रहा, वहां पर पूरा पूरा प्रकाश का अवशोषण हो रहा है या प्रकाश का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग को लेकिन ना तो मेरे ऊपर प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात करेंगे, ना ही दीवार पे पड़ने वाला प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात करेंगे। हम यहां पर जो प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात करना है वो सिर्फ और सिर्फ एक समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं परावर्तन किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा, जिसको कहेंगे प्लेन मिरर। समतल दर्पण के द्वारा या प्लेन मिरर जिसको कहेंगे। तो चलिए इस प्लेन मिरर के कारण अगर हम लोग परावर्तन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक समतल दर्पण लेते हैं। तो ये रहा एक समतल दर्पण। तो यहां पर मैं देखिएगा नीचे ये डैश डैश बना रहा हूं, इसका तात्पर्य ये होता है कि ये डैश डैश के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो परावर्तन करने वाला पृष्ठ है, जिसमें अगर प्रकाश आपतित होगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा। तब क्या हो रहा है यहां पर, सबसे पहले हम लोग इस पर एक इस प्रकार से अभिलंब डालेंगे, जिसको हम लोग लंब कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है। अब क्या होता है, यदि आप किसी प्रकाश को, प्रकाश की किरणों को आपतित करते हैं तो प्रकाश की किरणें ये ऐसी आएंगी, तो ये कहलाएगी आपतित किरण या इंसिडेंट रे, और ये कहलाएगी परावर्तित किरण या फिर कहेंगे हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे।
और आपतित किरण लंब से जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और परावर्तित किरण जो लंब से जो कोण बनाता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर मान लेते ये दर्पण नहीं होता तो ये प्रकाश सीधा इस तरह से चला जाता, इसको सीधा ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन इस दर्पण के आने के कारण वो क्या हो गया, अपने पथ से विचलित हो गया, और इस कारण से इस वाले कोण को हम कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। इसे विचलन कोण कहेंगे या फिर एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, जिसको हम लोग डेल चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये रहेगा डेल, जिसे कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, इसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन या फिर हम लोग कहेंगे विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहेंगे। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, यहां पर ये आपतन कोण और परावर्तन कोण और विचलन कोण, इनमें भी एक संबंध होता है। सबसे पहला चीज एक संबंध ध्यान रखेंगे कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी, जो सबसे जरूरी पार्ट होता है, वो ये होता है कि विचलन कोण प्लस आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण, इन सभी का योग 180 अंश के बराबर होता है। इनका सभी का योग 180 अंश के बराबर होता है, जहां पर आप विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i लिख सकते हैं। मैं 2i क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि i और r का मान बराबर होता है, तो इसलिए हम 2i लिखते हैं। तो यहां से हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त टाइप का सूत्र मिल जाता है, और उस सूत्र को हम लोग बोलते हैं, ये रहेगा, ये बहुत जबरदस्त सूत्र है, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र को आपको किसी भी हालत में आपको याद रखना है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इस पे बनते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक समतल दर्पण के बारे में बात किए, और परावर्तन से संबंधित कुछ मतलब हम लोग परिभाषाओं के बारे में जाने, कुछ कोण के बारे में जाने, और सबसे जरूरी हिस्सा है ये वाला हिस्सा, जिसको आपको समझना है, जिसको आपको जानना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोगों ने अभी डिस्कस किया एक समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। अब सवाल ये उठता है, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण ऐसा होता है कि आप कल्पना कीजिए कि आप एक मान लेते हैं, एक गोले को लेते हैं, इस प्रकार से एक कांच के गोले को लेते हैं, और इस कांच के गोले के आप अगर मान लेते हैं एक छोटा सा हिस्सा अगर काट लेते हो, तो एक इस तरह से एक कटोरी की भांति आपको मिलेगा। तो ये जो कटोरी की भांति आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पूरे हिस्से को हटा दूं और हटाने के बाद मान लेते इस कटोरे को रखूं, तो आप देखोगे ये कटोरा एक कटोरे की भांति दिखाई देगा, और इस कटोरे के अंदर अगर आप इसको परावर्तक बना देते हैं या उभरे हुए हिस्से को परावर्तक बना देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, तब गोलीय दर्पण कहेंगे। मतलब गोलीय दर्पण, या जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, या जिसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इस स्फेरिकल मिरर को हम लोग को समझना है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है यहां पर। तो चलिए इस पर बात करते हैं, गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या किया, मैं फिर से यहां पर क्या बना रहा हूं, एक गोला बना रहा हूं इस प्रकार से, ये एक गोला है, ठीक है, जिसको अपन गोलीय दर्पण के रूप में प्रयोग करेंगे। अब मान लेते हैं यहां पर इस गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती, जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज, एक गोलीय दर्पण मतलब कुछ इस प्रकार के हिस्से में रहेगा, पूरा तो गोलीय दर्पण होगा नहीं, जिसमें मैं यहां पर थोड़े हिस्से को एक डॉटेड लाइन से बता रहा हूं, क्योंकि ये हिस्सा वास्तव में हम लोग का नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पर इसके छोटे छोटे टुकड़े बता रहे हैं। अब ये गोले का हिस्सा, ये पूरा गोलीय दर्पण है, और इस गोलीय दर्पण में ये जो हिस्सा है, वो जिस गोले से हम लोगों ने इस दर्पण को बनाया है, उस गोले का केंद्र है। तो इसे कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो रहेगा हम लोग के पास, इसको ध्यान रखेंगे ना, सी मतलब वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है, उस गोले का जो केंद्र होता है, उसे इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसको सी से इसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हिस्सा आता है कि अगर मान लेते हैं इस गोलीय दर्पण का, यहां से मैं ऐसा बनाऊं, तो आप ये बोलोगे कि ये गोला जो है, उस गोले का जो त्रिज्या है, उसको हम लोग r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या प्रदर्शित कर रहे हैं।
तो आर को हम लोग इस गोलीय दर्पण का क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। आर को हम लोग इस गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहेंगे, या फिर इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज हो गया। उसके बाद ये जो गोलीय दर्पण होता है, इस गोलीय दर्पण का खुद का केंद्र, मतलब अगर आप एक कटोरे को देखते हो तो कटोरा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये बोल टाइप का दिख रहा है, और इसका जो केंद्र है उस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं या फिर पोल कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ जरूरी चीजों को आपको जान के रखना जरूरी है यहां पर। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक गोलीय दर्पण से संबंधित चीजों को समझने के बाद हम लोग इससे संबंधित कुछ और बातों पे हम लोग निष्कर्ष करते हैं। तो क्या होता है, हम लोग गोलीय दर्पण में, हम लोग गोलीय दर्पण को दो प्रकार के गोलीय दर्पण में हम लोग उसको देखते हैं। एक होता है दर्पण के, गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण के बेसिकली दो ही प्रकार हम पढ़ते हैं। एक को कहते हैं कॉन्वेक्स, जिसे कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस, ठीक, या उत्तल दर्पण, सॉरी लेंस नहीं, कॉन्वेक्स मिरर, या फिर कहेंगे उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग, इसे अपन डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। दूसरा एक और आता है, ये सब आप लोगों को जो ये परिभाषा बता रहा हूं इनको बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में इसको जरूर पूछा जाता है कि डाइवर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो इसमें समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, या हम लोग का अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ऐसा के पूछता है, तो इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। अगला जो दर्पण आता है उसे कहते हैं हम लोग कॉनकेव। उसे अपन क्या कहते हैं, कॉनकेव, या इसको हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, और इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अभिसारी। यह है अभिसारी, यह है अपसारी, ठीक है, अभिसारी अपसारी, इस तरह से ध्यान में रखेंगे। अब कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो कुछ इस प्रकार से हमको उसको दिखाते हैं, ये इस तरह से कॉन्वेक्स, मतलब इसमें परावर्तक पृष्ठ जो है वो भरा हुआ रहता है, और कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें हम लोग कुछ इसे इस प्रकार से दिखाते हैं, और ये हम लोग का ये बताता है जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कुछ अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ये हो गया हम लोग का कॉनकेव मिरर। तो इस प्रकार से हम लोग मिरर के बारे में हम लोगों ने क्या कर दिया, बात कर लिया। अब इस मिरर में और भी कुछ चीजों को हमको समझना है, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और भी क्या क्या बात कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी एक अवतल दर्पण को ही लेकर बता रहा हूं, ठीक है। दोनों चीज जो परिभाषा मैं आपको और बताने वाला हूं वो अवतल उत्तल सभी के लिए ही हम लोग का मान्य है। तो जैसे मैं ले लेता हूं, यहां पर कुछ ऐसे ले लेते हैं, ये रहा हमारे पास एक अवतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक, ये अवतल दर्पण, और ये दर्पण का केंद्र जिसे हम क्या कहते हैं, पोल, और ये रहा दर्पण का वक्रता केंद्र जिसको मैं C से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो अब ये केंद्र, वक्रता केंद्र और पोल से गुजरने वाला एक सीधी सरल रेखा को लेते हैं, और इस सीधी सरल रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, या फिर हम इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये जो वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है, इनके बीच की दूरी को हम लोगों ने बात किया था वक्रता त्रिज्या। तो यहां से एक और बात का ध्यान रखेंगे, यहां से कि इन दोनों के जो एकदम बीच वाला बिंदु रहता है उसे हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। स्मॉल f नहीं, वास्तव में एक्चुअली देखा जाए तो कैपिटल F से दर्शाते हैं। ये वाला जो ये रहेगा हम लोग का, इसको, इस बिंदु को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल F का मतलब होता है फोकस, F का मतलब होता है फोकस, इसको हिंदी में भी हम फोकस ही कहते हैं, इसे हिंदी में भी हम फोकस ही कहते हैं। और F और P के बीच की जो दूरी होती है, जो F और P के बीच की दूरी होती है, उसे हम स्मॉल f या छोटे f से प्रदर्शित करते हैं, जिसको कहते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहते हैं हम लोग। और यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए ही f बराबर r/2 होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा होता है हमेशा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, इसको आपको दिमाग में रखना है। अब ये देखा गया यहां पर कि अगर मान लेते हैं एक अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, जो भी दर्पण आप लेते हैं,
ठीक है, उस दर्पण में एक चीज देखा गया है कि आप अगर वस्तु को दर्पण के सामने रखते हो तो प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तव में जरूरी नहीं कि दर्पण के सामने बने, वो दर्पण के पीछे भी बन सकता है, दर्पण के सामने भी बन सकता है। और जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो इसके लिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो यहां पर अगर किसी वस्तु को आप दर्पण के सामने रखे हो तो दर्पण के जो ध्रुव है और वस्तु के बीच की दूरी को अपन u से प्रदर्शित करेंगे। इसलिए u को हम लोग वस्तु की दूरी कहेंगे या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। और मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब यहां पर कहीं पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? v से। अब ये u, v और f इसमें कुछ संबंध होता है जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला कहते हैं या दर्पण का सूत्र कहते हैं। मिरर फॉर्मूला या दर्पण का सूत्र कहेंगे। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला या दर्पण का सूत्र कहते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत जरूरी है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप 10वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे आप हम लोग का किसी भी क्लास में हो, ये एक जानना जरूरी होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक चिन्ह परिपाटी का पालन करना पड़ता है, उस पर मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पर जो भी आपको ये प्रतिबिंब है, ये बिंब है, आप बोलोगे सर क्या उल्टा ही बनता है? ऐसा जरूरी नहीं, उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, उस पर अपन बात करेंगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले एक चीज क्या ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो भी आप लोग वस्तु को रखते हो और उसका जो भी प्रतिबिंब बनता है, जरूरी नहीं कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर हो। वो निर्भर करता है आपने वस्तु को कहां पे रखा है। अलग अलग स्थितियों पे वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब का आकार आपको अलग अलग मिलेगा। इसीलिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु की आकार से कितना बड़ा या कितना गुना छोटा है, उसके लिए हम एक और भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं, जिसको कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन, जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन या इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग आवर्धन। और इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर m जो होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या फिर इसे हम एक और सूत्र से लिखते हैं -v/u, जहां पर आपको पता है v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है? वस्तु की दूरी है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके साथ अगर आप बोलोगे सर इसमें f कहीं पे नहीं आ रहा है, तो f को लेकर भी एक सूत्र है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, वो है m बराबर आप लिख सकते हो f/f-u, अगर आप u और f में संबंध देखना चाहते हो, या फिर आप लिख सकते हो f-v/f। मतलब ये फॉर्मूला को आप अलग अलग स्थिति में प्रयोग कर सकते हो। यदि आप आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन को f और u के फॉर्म में या रूप में प्रदर्शित करना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर आवर्धन क्षमता को f और v के फॉर्म में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसको ये फॉर्मूला, और अगर आवर्धन क्षमता को v और u के फॉर्म में देखना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ एक बड़ा दिक्कत है कि आप इन फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, आपको कुछ चिन्ह परिपाटी का पालन करना पड़ता है। अब ये चिन्ह परिपाटी क्या है? तो चिन्ह परिपाटी को बेसिकली हम लोग कहते हैं साइन कन्वेंशन, और ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे आप रास्ते में चलते हो तो चलाते समय हम लोग लेफ्ट साइड में चलते हैं, ये क्या एक प्रकार का परिपाटी है, एक नियम है। तो ठीक उसी प्रकार से दर्पण का सूत्र का प्रयोग करते समय या मिरर फॉर्मूला का यूज करते समय आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको कुछ चिन्ह परिपाटी का पालन करना पड़ेगा। और मैं अभी आपको वही चिन्ह परिपाटी के बारे में बताऊंगा, और उससे बड़े ध्यान से देखेंगे तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा और आपसे इस संबंधित प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना यहां पर चिन्ह परिपाटी को देखते हैं, साइन कन्वेंशन, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नियम नहीं पता तो आपने जो दर्पण का सूत्र देखा है और साथ में आवर्धन का जो सूत्र देखा है उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग का साइन कन्वेंशन या जिसे हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी कहते हैं, उसके बारे में बात करें हम लोग। साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन या फिर जिसे हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। ठीक है,
तो ये साइन कन्वेंशन क्या कहता है हम लोग के पास, चिन्ह परिपाटी ये बोलता है, पहला तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए एफ कॉन्वेक्स जो रहेगा, एफ को हमेशा प्लस में लोगे, धनात्मक लोगे, और एफ कॉन्केव मतलब अवतल के लिए आप इसे ऋणात्मक मानोगे। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर m का मान हमेशा धनात्मक होगा यदि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है। आभासी, आभासी बोलने का तात्पर्य दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं हम लोग आभासी। और m जो रहेगा वो नेगेटिव या ऋणात्मक होगा अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है, रियल है। तो प्रश्न के अनुसार आप में थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा। कई बार बोलेगा कि एक बार एक दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिससे दुगना वास्तविक प्रतिबिंब बना, तो जहां दुगना बोला मतलब m का मान 2 होगा और वास्तविक बोला मतलब माइनस लगाएंगे, -2 लिखेंगे। ठीक, इसके अलावा कुछ बातों का और भी ख्याल रखना अपने को, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि दर्पण के सामने जो भी दूरी का मापन करोगे, दर्पण के सामने जो भी दूरी है, जैसे पहले तो सभी दूरी को आप कहां से नापोगे, ध्रुव से। तो दर्पण के सामने ली गई सभी दूरी को आप क्या लेते हो, ऋणात्मक लेते हो। दर्पण के सामने ली गई सभी दूरियों को आप ऋणात्मक लोगे और दर्पण के पीछे की सभी दूरी को, जो भी कुछ, चाहे प्रतिबिंब बने चाहे जो भी बने, उसे हम धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी का उसका प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से मुख्य अक्ष के ऊपर किसी भी चीज को जब मापन करते हैं तो उसको प्लस लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे कुछ भी चीज लेते हैं तो उसका मापन हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। यह एक चिन्ह परिपाटी है और सूत्र को बनाते समय हमेशा, यह सूत्र का प्रयोग करते समय हमको हमेशा चिन्ह परिपाटी का पालन करना पड़ेगा। और एक चीज है, यहां पर जनरली इतना ही हमको दर्पण के बारे में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। एक समतल दर्पण से संबंधित एक छोटा सा तथ्य मैं आपको बता देता हूं जो आपके बहुत काम आने वाला है। क्या होता है ना, कई बार यह देखा गया है कि जब दो दर्पण रखे हुए होते हैं तो दो दर्पण के बीच में अगर आप किसी वस्तु को रख देते हो तो उस स्थिति में आपको उसके कई सारे प्रतिबिंब दिखते हैं। तो कई बार प्रश्न यह आता है कि कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग एक सूत्र देखेंगे। सबसे पहला चीज मान लेते हैं ये एक दर्पण है जिसका नाम है M1 समतल दर्पण। ठीक, और ये एक दर्पण है जिसका मान क्या ले लेता हूं मैं, M2। ये रहा M2 और इनके बीच का ये वाला कोण को मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। तो यहां पर एक मैं ऐसा रेखा खींच रहा हूं जो इनका कोण समद्विभाजक है या फिर एंगल बाइसेक्टर है। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, ये रेखा जो इस कोण को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। यदि आप किसी वस्तु को इस कोण समद्विभाजक में रखते हो, जैसे कि यहां पर कहीं पर रखते हो किसी वस्तु को ऐसे जगह पर, तो इस स्थिति को हम कहते हैं सममित स्थिति कहते हैं या सिमेट्रिकल पोजीशन कहते हैं। सममित स्थिति कहेंगे या सिमेट्रिकल पोजीशन कहेंगे, इसे हम सिमेट्रिकल पोजीशन कहेंगे, सिमेट्रिकल। इसको ध्यान रखेंगे ना, इसका आगे हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। और यदि मान लेते हैं कोई वस्तु को आप कोण समद्विभाजक की जगह किसी और जगह पर रखते हो, यहां पर कहीं पर रखते हो, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल कहते हैं या नॉन सिमेट्रिकल कहेंगे। नॉन सिमेट्रिकल ज्यादा अच्छा रहेगा, नॉन सिमेट्रिकल कहेंगे। नॉन सिमेट्रिकल मतलब असममित। इसके शब्दों पे मत जाइए आप, ठीक है, अब इसकी स्थिति को समझिए। सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल, यदि किसी वस्तु को दोनों दर्पण के बीच में बनने वाले कोण समद्विभाजक के बीच में किसी स्थिति में रखते हो तो उसे कहेंगे सममित स्थिति कहेंगे, क्योंकि बराबर बराबर बढ़ रहा है, इससे सिमेट्रिकल। और जो दूसरा स्थिति है वो नॉन सिमेट्रिकल किसको कहेंगे, यदि आप किसी भी वस्तु को समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक के दोनों अलग अलग तरफ रखते हो। तो इनके लिए जो सूत्र बनता है कि अगर मान लेते किसी वस्तु को इन दोनों दर्पण के बीच में रखते हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसके लिए आपके पास एक बड़ा अच्छा सूत्र है। पहला सूत्र क्या है, n बराबर 360 अंश बटे थीटा, जहां पे थीटा क्या है, दोनों दर्पणों के बीच में बनने वाला कोण। अब ध्यान रखना n यहां पर प्रतिबिंबों की संख्या नहीं है। n के मान से हम लोग पता लगाएंगे कितनी संख्या बनेगी। यदि n जो है, यदि ध्यान रखना ना, ये अलग अलग स्थितियां बता रहा हूं। यदि n जो है वो एक सम संख्या है,
सम संख्या जिसको जैसे 2 4 6 8 10 सम संख्या, तो नंबर ऑफ इमेजेस मतलब प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या तब होगी n-1, चाहे आपका वस्तु जो है वो सम्मित या असम्मित स्थिति में हो। लेकिन यदि दूसरा वाला केस होता है, यदि n एक विषम संख्या है, विषम बोलने का मतलब क्या हो जा रहा है, विषम बोलने का मतलब हो जा रहा है 1 3 5 7, इनको बोलेंगे विषम संख्या। तो उस स्थिति में नंबर ऑफ इमेज दो स्थितियों में बनेगा, एक बनेगा n-1 और एक बार बनेगा नंबर ऑफ इमेज, ये बनेगा n। अब बनेगा कब n-1 बनेगा, कब n बनेगा, तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, यदि वस्तु सममित स्थिति में है, सममित स्थिति में है, तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब ये वाला सूत्र लगेगा। अगर ये नॉन सिमेट्रिकल है, ठीक है, ये मान लेते हैं नॉन सिमेट्रिकल है, मतलब नॉन सिमेट्रिकल, तो उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या n होगी। तो इसलिए इसके ऊपर मैं अभी आप लोगों को प्रश्न बनवाऊंगा, तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कैसे करना है अपने को। तो कुल मिला के समझिएगा, यदि दो दर्पण रखे हुए हैं, उनके बीच का कोण अगर थीटा है, तो उनके कारण जो कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसको निकालने के लिए आप n का मान निकालते हो, जहां पे n क्या होता है 360 बटा थीटा होता है। यदि n आपका एक सम संख्या होता है तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1 होगी, और यदि n अगर विषम संख्या होता है तो आपको देखना पड़ता है वस्तु कहां पे रखा हुआ है, सम स्थिति में रखा हुआ है, हम लोग का सम्मित स्थिति में रखा हुआ है या असम्मित स्थिति में रखा हुआ है। सम्मित स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या n-1 होगी और असम्मित स्थितियों में प्रतिबिंबों की संख्या n होगी। तो चलिए हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम बना के देखते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि करना क्या है और कैसे इस चीज को हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग अब इतना देर तक थ्योरी हम लोग ने पढ़ा, अब इसका हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हम लोग अब इसका कुछ मतलब इलस्ट्रेशन बनाएंगे या फिर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला ही न्यूमेरिकल हमारा ऐसा है, क्या बता रहा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, द डेविएशन प्रोड्यूस इन द रे इज, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 30 अंश पर आपतित हो रही है, इस किरण में विचलन होगा, मतलब आपको विचलन ज्ञात करना है। तो ये रहा विचलन के लिए सूत्र निकालना है, आपको विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए विचलन को कैसे निकालते हैं, तो विचलन को निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं, आपके पास आपतन कोण का मान भी दिया हुआ है, मतलब आई का मान आपको दे दिया है 30 अंश। तो विचलन बराबर क्या लिखेंगे, विचलन बराबर लिखेंगे आप लोग 180 माइनस 2i, जिससे आपको पता लग गया डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i के जगह लिखोगे 30 लिखोगे, जिसके कारण डेल बराबर बन जाएगा 180 माइनस 60, जिसका मान आ जाएगा 120 अंश आ जाएगा। लीजिए आपका पहला प्रश्न सॉल्व, और एकदम आराम से बन गया, कुछ नहीं फॉर्मूला में रखा हम लोगों ने, मान आ गया आपके पास। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है वो समतल दर्पण पर है। दो समतल दर्पण 45 अंश बना रहे हैं और बताया जा रहा है इनके बीच में एक वस्तु को रखा गया है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आपको पास सूत्र दिया गया है, n बराबर 360 बटा थीटा लिखते हैं हम लोग। इस प्रश्न अनुसार थीटा बराबर कितना दे दिया आपके पास, थीटा बराबर आपको बताया जा रहा है इसमें 45 अंश दे दिया है। तो n बराबर क्या लिखेंगे 360 बटा 45, जिसे आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और क्योंकि 8 आपको पता है एक सम संख्या है, तो प्रतिबिंबों की संख्या इमेजेस या प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी 8 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 7। तो ये देखिए आपके पास उत्तर मिल जाता आपको इस प्रकार से। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग का। तो अगला प्रश्न जो है वो आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण मतलब गोलीय दर्पण पर मतलब आधारित रहेगा। तो चलिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न ऐसा दिया हुआ आपके पास, द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मतलब हो जा रहा है
उत्तल दर्पण, तो उसका फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। तो f बराबर दे दिया आपको 30 सेंटीमीटर, f बराबर दे दिया 30 सेंटीमीटर एंड इज अ क्वार्टर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, तो एक चौथाई मतलब m बराबर दे दिया आपके पास एक चौथाई। तो आपका प्रश्न यहां पर रहेगा द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u का मान निकालना है। तो चलिए u का मान निकालने के लिए अब आपके पास ये फॉर्मूला तो है और उत्तल दर्पण होने के कारण ये प्लस में लेना है, आपको अच्छे से पता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो m बराबर आपके पास एक सूत्र है f अपॉन f माइनस u। तो जहां पर f के जगह पर m बराबर, m तो जो मान है उसको रखिए आप लोग, m बराबर क्या लिखेंगे आप लोग, यहां से m बराबर लिखेंगे m का जो मान है, m का मान देखिए कितना लिखा हम लोगों ने 1/4। f का मान आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 रखिए और यहां पर 30 माइनस u रखिए। अब दोनों को हल करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 माइनस u बराबर 120, तो जिससे आपके पास u बराबर आ जाएगा 30 माइनस 120 या u बराबर आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर दिख रहा है ये 90 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन आ जा रहा है। बड़ा सरल सा प्रश्न है जिसे आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब देख लो, सिर्फ फॉर्मूला रखना है अपने को और ये फॉर्मूला बहुत जबरदस्त फॉर्मूला, कई प्रश्न इससे हल हो जाते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। चलिए इस प्रश्न में क्या देखते हैं हम लोग, ये बता रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, मतलब वक्रता त्रिज्या दिया है r बराबर आपको बता रहा है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद बोलता है एंड द साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस, मतलब जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से 2 गुना है। तो मतलब क्या लिखेंगे, m बराबर आवर्धन क्षमता कितना होगा, 2 होगा। और साथ में क्योंकि एक यहां पर अवतल दर्पण बताया गया है, तो अवतल दर्पण में जनरली वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इस कारण से हम लोग यहां पर माइनस लगा रहे हैं। अब यह बोलता है यहां पर देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको u का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए फॉर्मूले में रखते हैं, लेकिन यहां पर f का मान नहीं दिया है। f का मान आपको पता है f बराबर होता है r/2, तो यहां पर f बराबर अगर r/2 रखते हो तो 40/2, मतलब 40/2 कर देंगे जिसका मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो f बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। मैंने बताया आपको चिन्ह परिपाटी का बहुत ध्यान से आप प्रयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी को लेकर आप थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करेंगे। अब सूत्र में रखते हैं अपन m बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, m बराबर लगते हैं f/f माइनस u। रखिए आप प्रश्न को, तो यहां पर क्या दिया, m बराबर -2 दे दिया है, तो चलिए -2 ये हो गया -2। f बराबर कितना है, f बराबर है -20 और यहां पर लिखेंगे -20 माइनस u हो गया। इससे -2 से काट देंगे तो अगले पद में देखोगे ये हो जाएगा 1/10/20 -20 माइनस u। इसको इधर गुणा कर दीजिए तो -20 माइनस u बराबर हो जाएगा 10, जिससे -u बराबर आ जाएगा, इधर चला जाएगा तो बन जाएगा 30 या u बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। मतलब आपका प्रतिबिंब जो वस्तु है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है और इसीलिए देखिएगा यहाँ पर 30 आ रहा है। अब आप बोले सर यहाँ पे तो माइनस दिया है, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि माइनस जो होता है वो ये बताता है कि वो दर्पण के सामने रखा हुआ है। हाँ, अगर मान लेते एक और ऑप्शन होता जहां पर -30 लिखा रहता है तो अब आपको उस समय -30 का ही प्रयोग करना पड़ता, तब आप +30 को नहीं ले सकते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्न को हल कर दिया। बड़ा आसान, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए आज फिलहाल हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखने वाले रहेंगे प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें एक नई चीज को सीखेंगे, नई चीज को जानेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग अपना क्लास को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।